बाउंड्री से टकरा के लौटा है, ऐसे बाउंड्री से। किस केस में फेज चेंज होगा? मतलब फर्स्ट में कि सेकेंड में? सेकेंड में। मीन्स व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड बाय फ्रॉम डेंसर बाउंड्री। ओके, तो फाई अगर ये है तो ये फाई ही रह जाएगा, और ये अगर फाई है तो कितना हो जाएगा? फाई प्लस पाई हो जाएगा। फेज चेंजेस बाय पाई ओनली व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। या तो ट्रांसमिशन हो, या तो रिफ्रैक्शन हो, या तो रेयरर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो, फेज नहीं बदलेगा। फेज कब बदलेगा? जब डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था कि साउंड के लिए सॉलिड कैसा मीडियम है? रेयरर। तो साउंड वेव आती है तो इसका फेज अगर फाई है तो इसका क्या रह जाएगा? फाई ही रह जाएगा। जबकि उसी सॉलिड पे अगर क्या गिरेगा? लाइट गिरेगी। आपको पता है वेव ऑप्टिक्स और सुपरपोजिशन चैप्टर दोनों एक ही है, एक रत्ती फर्क नहीं है, दोनों के न्यूमेरिकल्स भी मैं साथ में ही कराऊंगा। ठीक है, ये लाइट ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि जनरेटर से नहीं चलेगा ये। अगर यहाँ पे आपने क्या किया? लाइट गिराया, तो लाइट के लिए सॉलिड कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और डेंसर मीडियम से टकराने के बाद फेज क्या हो जाएगा? पहले फाई था तो बाद में कितना हो जाएगा? फाई प्लस पाई हो। ये आप लिख चुके हैं पहले का। ठीक है, फिर आपने कहा था कि हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को साउंड में देख लिए, लाइट में देख लिए, फिर किस में देखे थे हम लोग? स्ट्रिंग में देखे थे। स्ट्रिंग में क्या देखे थे कि अगर ये रेयरर डेंसर बाउंड्री से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है ऐसे, तो इसका फेज तो नहीं बदलेगा। इसका जो लौट के आएगा उसका बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। अच्छी बात है, नहीं बदलेगा। जाने वाली वेव ट्रांसमिट हो गई, उसका तो नहीं बदला। जो रेयरर से लौट के आया है उसका बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। और जो यहां पे है, यहां पे है, सॉरी, जो ऐसी वेव है, ऐसी वेव तो ट्रांसमिट हो गई, इसका तो नहीं बदला। और ये डेंसर से टकरा के लौटी है, इसलिए क्या हो जाएगी? ये उल्टा वेव हो जाएगी। ये बात समझ में? मैं आपसे इक्वेशन की भाषा में बात कर सकता हूं। अगर ये वेव नंबर 1 है, ये वेव नंबर, इसे मैं इंसिडेंट वेव बोलता हूं, और ये ट्रांसमिटेड वेव है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव है। 3 तरह की वेव है। मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस इधर और वाई एक्सिस इधर। ठीक है, मैं तीनों के इक्वेशन लिखता हूं। ठीक है, अगर मैं इंसिडेंट वेव का इक्वेशन लिखता हूं, वाई इंसिडेंट इज इक्वल टू इसका एम्पलीट्यूड ए इंसिडेंट इंटू साइन ऑफ क्या लिखूं? k1x माइनस ओमेगा टी। क्या ये सही है? इसका एम्पलीट्यूड ए आई किधर जा रहा है? प्लस एक्स में, और इसका इतना हो गया। दूसरा, अगर मैं ट्रांसमिटेड वेव के लिए लिखता हूं तो y ट्रांसमिटेड इज a ट्रांसमिटेड इनटू, फेज तो नहीं बदला, साइन ऑफ कितना? मीडियम चेंज करने पे क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वही रहती है, मतलब ओमेगा वही रहता है, लेकिन वेवलेंथ बदल जाती है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 हो जाता है। और चूंकि k इज एंगुलर वेव नंबर, k भी बदल जाएगा, तो k भी क्या हो जाएगा? k1 से k2 हो जाएगा, और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? v1 से v2 हो जाएगी। यानी सिर्फ कौन नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ k v1 सब कुछ बदल जाता है। तो जब आप इसमें से इसमें जाएंगे, एम्पलीट्यूड तो 80 हो गया। ऊर्जा की दृष्टि से देखिए, कुछ एनर्जी गिरी, कुछ ट्रांसमिट हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। और एम्पलीट्यूड जो है एनर्जी के टर्म्स में ही हम सोचते हैं उसको। ठीक है, तो 80 साइन कितना हो जाएगा? k2x माइनस ओमेगा टी। क्या ओमेगा बदला उस मीडियम में? क्या बदला? k1 k2 बदला। रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी? y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू a रिफ्लेक्टेड इंटू कितना? माइनस ऑफ a रिफ्लेक्टेड इंटू कितना? कॉस की साइन, कॉस ऑफ क्या? क्या वेवलेंथ बदला? वेवलेंथ बदला क्या? उसी मीडियम में रह गया ना, मीडियम तो वही रह गया। तो क्या k1 वही रखेंगे? दूसरा k1 वही रखेंगे, k1x। और ये किधर जा रही है लेकिन? माइनस की ओर, तो क्या लिख देंगे? प्लस ओमेगा टी। ये बात समझ में आई है कि नहीं? तो गलत समझ में आई। कॉस क्यों हो जाएगा यहाँ पे? फेज बदला क्या? नहीं होगा। और माइनस क्यों हो जाएगा? अपने मन से माइनस कॉस ये वो। अरे यार, k1 तो k1 ही रहेगा, और ये अपोजिट में जा रहा है, माइनस एक्स में जा रहा है, तो यहाँ क्या लगा दोगे? प्लस लगा दोगे। तो ये हो गए इक्वेशंस। बात समझ में आई?
इस मीडियम से उस मीडियम में जाने पे K1, इसका K1 सेम रहा, इसका K अलग हो गया, तीनों का ओमेगा सेम रहा, ये प्लस x में जा रहा है और ये माइनस x में जा रहा है। अब सवाल ये है कि इन तीनों के बीच क्या संबंध होगा। A ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 2v2 बाई v1 प्लस v2 इंटू AI, ठीक है। A रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई v2 प्लस v1 इंटू AI। ये रिलेशन है तीनों के, पहले भी बता चुके हैं, नहीं बताएं कोई नहीं, ये रिलेशन है AT और AR में और AI में, बात समझ में आई, ठीक है। यहां भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, लिख लेंगे, ठीक है, मैं लिख दूं, हो जाएगा काम। चलिए अब मैं बात करता हूं तीसरा केस, इसका अपने से आप लिख लीजिएगा, ठीक ना, अपने से लिख जरूर लीजिएगा। तीसरा नेक्स्ट केस, यानी हम लोग साउंड की बात किए, लाइट की बात किए, स्ट्रिंग की बात किए, मैं आर्गन पाइप की बात करता हूं, ठीक है। आर्गन पाइप की, ये तो आप पहले के लिखे होंगे, एक बार लिखे हैं ना। देखिए ऐसा हुआ, देख लीजिए, लिखिए नहीं। आर्गन पाइप में क्या होता है, आर्गन पाइप में हम करते क्या है कि यहां के जो पार्टिकल्स है, ऐसे पार्टिकल्स हैं, यहां कैसी वेव पैदा होती है, आर्गन पाइप के अंदर क्या है, गैस, कैसी वेव पैदा होगी, लॉन्गिट्यूडिनल। तो वेव तो ऐसे, पार्टिकल्स तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे। यहां का पार्टिकल वाइब्रेट कर पाने में समर्थ नहीं है, ठीक है, वो कैपेबल नहीं है कि वो कहां जाएगा, उधर नहीं जाएगा ना, उधर नहीं जाएगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे पार्टिकल्स आर क्या, नॉट फ्री टू मूव, फ्री टू ऑसिलेट। यहां जगह है क्या आगे, दे आर नॉट फ्री टू ऑसिलेट, और यहां पार्टिकल्स आर, बोलो, फ्री टू ऑसिलेट, पार्टिकल्स आर फ्री टू ऑसिलेट। दो तरह की एयर है, एक एयर तो जो बाहर है और एक एयर जो भीतर है, बाउंडेड एयर और एक फ्री एयर। बाहर का प्रेशर हमेशा कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, ठीक है। आपने क्या किया, ये तो बिल्कुल सामान्य हालत में था ऐसा, ठीक है। यहां पे भाषा थोड़ी हम बदल दें, दे आर फ्री टू ऑसिलेट और दे आर नॉट फ्री टू ऑसिलेट, ठीक है। जहां ऑसिलेशन की स्वतंत्रता नहीं होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से कैसा पॉइंट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। जबकि दे आर फ्री टू ऑसिलेट, तो यहां क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। मतलब आप बात समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें ज़्यादा और प्रिसाइज होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग से हटके साउंड वेव पे आ गए, और साउंड वेव गैस में होगी। हम यहाँ तीन तरह की वेव डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव। तीन तरह की वेव डिफाइन करेंगे। तो जब अब हमें नोड, यहाँ तो नोड बोल देते तो चल जाता स्ट्रिंग पे, क्योंकि वहाँ एक ही वेव होती है, डिस्प्लेसमेंट वेव। यहाँ आपको नोड बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर पूछ सकता है कौन सी नोड, डिस्प्लेसमेंट नोड की, प्रेशर नोड की, डेंसिटी नोड। तो आपको वहां बोलना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट नोड, यानी आप डिस्प्लेसमेंट वेव के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि दे आर फ्री टू ऑसिलेट। दूसरी बात कि यहां बाहर कैसी एयर रखी है, फ्री एयर है, जिसका प्रेशर हमेशा क्या होगा, P0 होगा। तो इस पॉइंट पे डेल्टा P कितना होगा, 0 होगा। बिकॉज क्या, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इज P0। जो P मैक्स होगा वही P मिन होगा, और वही क्या होगा, P0 होगा। यहाँ तो प्रेशर बदलेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और यहाँ क्या बोलिएगा आप, यहाँ पे कंप्रेशन पहुँचेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर कुछ है नहीं, एटमॉस्फेयर है नहीं। तो यहाँ P मैक्स कितना हो जाएगा, P0 प्लस डेल्टा P0, और P मिन कितना हो जाएगा, P0 माइनस डेल्टा P0, ऐसा हो जाएगा। हम ये बोलेंगे यहाँ पे नो चेंज इन क्या है, नो चेंज इन प्रेशर है।
यहाँ तो प्रेशर बदला नहीं, और यहाँ क्या हुआ, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, यहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो जब भी जब चेंज हो ही ना, जब चेंज की स्वतंत्रता ना हो तो वो नोड कहलाता है। तो यहाँ प्रेशर के चेंज की स्वतंत्रता नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, बताइए, प्रेशर का नोड बन गया। और यहाँ पे मैक्सिमम स्वतंत्रता है चेंज की, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रेशर का एंटी नोड। और आपको उस दिन मैंने बताया भी था कि डिस्प्लेसमेंट वेव क्या होती है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जो प्रेशर वेव होती है डेल्टा पी इज इक्वल टू बी ए के बाई कितना, बी ए के इंटू कितना, कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और डेंसिटी वेव वॉज इक्वल टू बी ए के बाई वी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, and this is called pressure amplitude, and this is called density amplitude। ठीक है, तो तीन तरह की वेव हमने डिफाइन की थी, किसके लिए, साउंड वेव के लिए, डेंसिटी वेव, प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव। ठीक है, यहाँ प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव दोनों सेम फेज में है, कॉस कॉस, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव दोनों π/2 के फर्क में है। जहां इसका नोड बनेगा वहां इसका एंटी नोड बनेगा, इसीलिए जहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बना वहां पे प्रेशर का, जहां पे, यहां क्या बनेगा, जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बना वहां प्रेशर का क्या बना, एंटी नोड बना। जहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बना वहां प्रेशर का क्या बन गया, नोड बन गया। अब आपको दिख रही चीजें आर्गन पाइप में। क्या आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने जो इक्वेशन लिखा था y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ के एक्स कॉस ओमेगा टी, जैसा भी, ये कैसी वेव है, स्टैंडिंग की ट्रेवलिंग, स्टैंडिंग। ट्रेवलिंग वेव कैसी होती है, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी होती है। टेबल आप भर लिए होंगे मुझे लगता है, हो भी गया होगा सारा। ट्रेवलिंग वेव फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी होती है, जबकि स्टैंडिंग वेव फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ टी होती है, और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या मैं ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए लिख सकता हूं, नहीं, ये मैं प्रेशर वेव के लिए भी लिख सकता हूं। डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी एम, या 2 हटा दीजिए, डेल्टा पी मैक्सिमम जो हो सकता है, यहां तो हम 2a लिखते थे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसी को मैं डेल्टा पी एम लिख देता हूं। ठीक है, इंटू साइन के एक्स साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, जो भी। मैं इसके करेस्पॉन्डिंग नहीं लिख रहा हूं, करेस्पॉन्डिंग नहीं लिख रहा हूं। अगर करेस्पॉन्डिंग लिखूंगा तब तो जहां साइन के एक्स है वहां क्या होना पड़ेगा, वहां कॉस के एक्स होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच फर्क क्या होगा। आप यहां पे क्या निकालते थे, एक्स दूरी पे एम्पलीट्यूड, और ये एक्स दूरी पे क्या निकलेगा, प्रेशर में चेंज। IIT-JEE में बड़ा क्वेश्चन आया, और सिंपल, मुश्किल से 3-4 लाइन का। लोग पहली बार ये इक्वेशन देख रहे थे, लोग सोचते थे कि हमेशा तो आदत इसकी है, और y की जगह उठा के डेल्टा पी दे दिया, 2a की जगह उठा के डेल्टा पी एम दे दिया। बात समझ में आई। और पूछा कि नोड से, यहां से x दूरी पे, अब आप मेरी बात समझिए, अगर मैं यहां से लिखता हूं इक्वेशन, यहां से लिखता हूं इक्वेशन, यहां तो क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट का नोड, यहां से इक्वेशन लिखता हूं, अगर मैं ओपन एंड को ओरिजिन मान लेता हूं, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का वो एंटी नोड है, तो y इज इक्वल टू 2a cos के x लिखना पड़ेगा, इंटू साइन ओमेगा टी या cos ओमेगा टी, कुछ भी लिख लीजिए, साइन या cos कुछ भी ओमेगा टी। जबकि अगर आप प्रेशर की भाषा में लिखिएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए तो नोड है, सॉरी एंटी नोड है, लेकिन प्रेशर के लिए क्या है, नोड है। तो प्रेशर के लिए आप क्या लिखिएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी एम इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर का क्या है, ये प्रेशर का नोड है, प्रेशर का क्या है, ये प्रेशर का नोड है, क्योंकि प्रेशर यहाँ चेंज ही नहीं कर सकते, चेंज की फ्रीडम नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर का नोड है, तो डेल्टा पी एम इंटू क्या, साइन के एक्स लिखेंगे, आगे जो भी साइन या कॉस लिखना हो ओमेगा टी, वो तो डिपेंड करेगा टाइम के ओरिजिन पे। हम स्पेस के ओरिजिन की बात